हेलो दोस्तों, हिंदी का अंतिम यूनिट 7वां यूनिट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि 8 नंबर के लिए यूनिट रहने वाला है। भाषा की संरचना को लेकर के हम बात करेंगे, व्याकरण और ध्वनियों की शुद्धता वगैरह को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। सारी बातों को लेकर के डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, उनकी भी पढ़ाई में मदद करें। 7वां यूनिट है दो भाषा का निर्माण के 4 प्रमुख स्तंभों को लेकर के सबसे पहले बात करते हैं। पहला है वाक्य रचना को लेकर के, दूसरा है ध्वनियाँ, तीसरा है व्याकरण और चौथा है शब्द और अशुद्धियों के सुधार को लेकर के। वाक्य रचना में रचना और अर्थ के आधार पर बाँटा गया है। ध्वनियों में स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। व्याकरण में लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया आदि का वर्गीकरण किया गया है और शब्दों में अशुद्धियों में विराम चिन्ह और अशुद्धियों को मेंशन किया गया है। ये सारी बातें रही है। इसके बाद में बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्यों को। रचना के आधार पर वाक्यों के बारे में बात करते हैं तो साधारण, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, तो रमेश ने पुस्तक पढ़ी है, ऐसा। उसके बाद में संयुक्त की बात आती है तो एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य हो, जैसे जिसमें पर, किंतु, परंतु, लेकिन, और, या, तथा, ऐसे शब्द के साथ में दो सेंटेंस आपस में जुड़े हों, तो राम आगे बढ़ता रहा किंतु हरि पिछड़ता रहा, तो ऐसा सेंटेंस आपको दिखे तो वो संयुक्त का है। मिश्रित की बात आती है तो एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित रहता है, जैसे क्योंकि, जिसे, कि, जो, ऐसी लाइनें लिखी हो। सुरेश कहने लगा कि वह कल तीर्थ यात्रा पर जाएगा, तो एक जो सेंटेंस दो तीन आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो वो मिश्रित में आएंगे। दो अलग अलग बातें हो रही हैं तो वहाँ पर किंतु, परंतु, पर, लेकिन और आदि लिखे हुए हैं, तो वो संयुक्त में आएगा। और बाकी सिंपल एक सेंटेंस है तो वो साधारण में आएगा, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया दी हुई है। तो ये आपको समझना है। इसके बाद में बात करते हैं अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं भाई। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानात्मक, निषेधात्मक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयसूचक। ये 8 हो गए। अब इसमें विधानात्मक तो क्या है, कार्य का होना इसमें बताता है, जैसे सुषमा पढ़ती है। निषेधात्मक में काम का न होना बताते हैं, मटके में पानी नहीं है तो काम का नहीं होना। इच्छावाचक में इच्छा या आशीर्वाद, तुम सदा प्रसन्न रहो, ऐसी बातें रहती हैं। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछना, तुम कहाँ रहते हो, ये बात रहेगी। आज्ञावाचक में आदेश, अनुरोध, अब तुम यहाँ से चले जाओ, आज्ञा वगैरह आ जाती है। संकेतवाचक की बात आती है तो शर्त, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, तो संकेत दिए रहते हैं। संदेह किया जाता है तो संदेह या संभावना, वह घर गया होगा। और विस्मय सूचक में हर्ष या शोक, अरे यह क्या हो गया, तो इस तरह से। तो जो चौंकने वाली बात है, जो हर्ष की या शोक की बात है, विस्मय सूचक वहाँ पर रहेगा। तो इस प्रकार से ये 8 के बारे में कुछ की पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं स्वर ध्वनियों के शरीर विज्ञान को लेकर के जो महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, मात्रा और काल को लेकर के तो ह्रस्व स्वर की बात आती है तो ऐ ई उ री। दीर्घ में आ ई ऊ आ जाता है बड़ा वाला, और संयुक्त में ए आई ओ औ आ जाता है। जिह्वा वाले भाग की बात आती है तो अग्र में ई ए आ जाता है और मध्य में ए आता है। पश्च में आ ऊ ओ औ इस तरह से आता है। और मुख खुलने के आधार पर, जैसे विवृत में आ, अर्ध विवृत में ए ओ, संवर्त में ई ऊ और अर्ध संवर्त में ए ओ, इस प्रकार से ये बटे हुए रहते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। तो ये आप ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ेंगे जब आपको रीट प्री की तैयारी करनी, वहाँ हिंदी पढ़नी है, तो वहाँ आपके ज़्यादा काम आने वाली हैं। अभी यहाँ पर 8 नंबर के लिए यूनिट है तो हम उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे हम मेन पॉइंट्स को। स्पर्श ध्वनियों की बात आती है तो कंठे क वर्ग में, तालव्य च वर्ग, मूर्धन्य में ट वर्ग, दंत्य में त वर्ग, ओष्ठ में प वर्ग, अंतस्थ ध्वनियों में य र ल व सक्रामार्ग रहता है इसमें, और ऊष्म ध्वनियों में स है, घर्षण रहता है इसमें। व्यंजन वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर, तो ये कुछ की पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। मेन बातें आप ध्यान में रखें। देखिए, एक तो यहाँ से निबंधात्मक प्रश्न बनेगा और दूसरा यहाँ से छोटा प्रश्न 1 नंबर का बन सकता है, या एक नंबर के 2-3 प्रश्न इस तरह से बन सकते हैं। तो छोटे प्रश्न यहाँ से बनेंगे तो उनमें ऐसा पूछ सकता है कि कंठे वर्ग को बताइए, या कंठे ध्वनियों को बताइए, या आपको पूछ ले अंतस्थ ध्वनियों को बताइए, अंतस्थ ध्वनि कौन सी नहीं है, इस प्रकार से। तो वो आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में घोष अघोष के बारे में पूछ ले, घोष अघोष और प्राण ध्वनियों का गणित। इसमें आपको समझना है। देखिए, अघोष क्या है, जिसमें कंपन नहीं है, तो 13 है। वर्ग का देखिए 1 2, सभी वर्गों का, पांचों वर्गों का 1 2, और श, ये आप ध्यान रखेंगे। और घोष में कंपन है जिसमें वो 20 हैं, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, और ये रे ले वे है। तीसरा चौथा पांचवा का मतलब है क और ख तो आ जाएंगे इसमें अघोष में, और ग घ और ड आ जाएगा इसमें घोष में। तो इस प्रकार से आप सभी वर्गों का ध्यान रखेंगे। अल्प प्राण की बात आती है तो जिसमें कम आयु 19 है, वर्ग का 1 3 5 रहने वाला इसमें, और ये रलवर रहने वाले हैं। महाप्राण में अधिक वायु रहती है, 14 ये हैं, तो वर्ग का दूसरा चौथा, और स है, तो ये सारे वर्ण यहाँ रहते हैं।
घोष में गूंज है, महाप्राण में श्वास का धक्का है। तो ये थोड़ा डिफरेंस आप इनका ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं लिंग और वचन परीक्षा के लिए विशेष जो नियम है जो हमें याद रखने हैं। तो लिंग परिवर्तन में शूद्र का शूद्रा, विद्वान का विदुषी, कवि का कवयित्री और ग्वाला का ग्वालिन, और बाकी तो लिंग परिवर्तन आप कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत बात नहीं है। वचन के गुप्त नियमों को लेकर के बात करते हैं। तो वचन में देखिए आदर में बहुवचन आएगा, पिताजी बीमार हैं तो यहाँ आदर के साथ में बात हो रही है तो ये बहुवचन में आएगा। सदैव बहुवचन, प्राण, लोग, आंसू, दर्शन जैसे सभा में बहुत लोग थे तो ये बहुवचन में ही आएंगे भाई, लोग। और उसके बाद में द्रव्य या फिर तरल में एक वचन में आएगा, जैसे सोना, दूध। उदाहरण, दूध महंगा हो गया है तो दूध कितना है ये नहीं पता है तो बहुवचन होना चाहिए, बट यहाँ पर एक वचन ही रहेगा। उसके बाद में प्रत्येक या हर एक के लिए भी एक वचन ही आएगा, जैसे प्रत्येक या हर एक में प्रत्येक को काम करना चाहिए, तो ये एक वचन के सेंटेंस में आने वाले हैं। तो ये वचनों के बारे में कुछ बातें महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं विशेषण और उनकी अवस्थाओं को लेकर के। विशेषण में आपको ध्यान रखना है गुणवाचक, संख्यावाचक में निश्चित अनिश्चित संख्या का आ जाएगा, परिणामवाचक में नाप तोल आ जाएंगे, और संकेतवाचक में यह आम है, 5 किलो आम, 5 किलो संख्या, इस तरह से तो संकेत दिया रहेगा तो वो संकेतवाचक में। व्यक्तिवाचक में कानपुरी वगैरह, तो व्यक्ति की बात हो जाएगी। विशेषण की अवस्थाओं की बात करते हैं तो मूलावस्था सामान्य में जैसे महिंद्रा अच्छा लड़का है, उत्तरावस्था में महेंद्र सुरेंद्र से अच्छा है, तुलना कर रहा है तो वहां पर उत्तरावस्था आएगी। उत्तमावस्था में सर्वश्रेष्ठ दिया रहेगा, महेंद्र सबसे अच्छा लड़का है, तो उस तरह से आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया में कर्म के आधार पर सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। संरचना के आधार पर जिसमें प्रेरणार्थक, नाम बोधक और पूर्वकालिक, संयुक्त, सहायक और कृदंत, इसमें बात ध्यान रखनी है। और इसके बाद में बात करें हिंदी में, क्रियापद हमेशा वाक्य के अंत में आता है। उदाहरण, राम जाता है तो हिंदी में क्रिया लास्ट में आती है और इंग्लिश में बीच में आती है। ये सारी बातें हम समझते हैं, जानते हैं। विकारी और अविकारी को लेकर के भी एक छोटा टॉपिक रहता है। विकारी शब्द कौन से हैं, अविकारी कौन से हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। विकारी में लिंग वचन क्रिया के आधार पर रूप अपना बदलते हैं। लड़का का लड़के लड़कियां हो जाता है। जैसे अविकारी सदैव समान रूप से रहते हैं, कोई परिवर्तन इनमें नहीं होता है। जैसे ऊपर, नीचे, प्राय, सदैव, ये सारे क्या हैं, अविकारी हैं, अव्यय है। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि सारे आते हैं। और अविकारी में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं शब्द रचना, रूढ़, यौगिक और शब्द परिवारों को लेकर के। इसमें आपको ध्यान रखना है, देखिए रूढ़ में सार्थक खंड न हो सके, जैसे दिन, घर, जल, तो इनका और खंड नहीं हो सकता सार्थक, तो ये रूढ़ में आ गया। यौगिक में अन्य शब्दों के मेल से बने हुए हैं, उनको यौगिक कहेंगे। नमकीन, नमक और ईन से मिलकर के बना है तो नमकीन, तो यहाँ पर ये यौगिक है। देशिज, देश के जो शब्द हैं उनको लेकर के स्वदेश, देशांतर, देशभक्त, विदेश, देशी, देशद्रोह। भय की बात आती है तो भयानक, भयावह, अभय, भयंकर, तो यहाँ पर ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। और विराम चिन्हों को लेकर के भी महत्वपूर्ण एक छोटा टॉपिक रहता है यहाँ से। तो विराम चिन्हों का प्रश्न भी आ सकता है। पूर्ण विराम, ठहराव, आज मैं अवकाश पर हूँ, तो ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा लास्ट में, तो ये पूर्ण विराम है। अर्ध विराम के दो बिंदु आप देख रहे हैं, आंशिक ठहराव, सोना बहुमूल्य धातु है पर लोहे का भी महत्व है, तो यहाँ पर अर्धविराम रहे। अर्धविराम है। अल्प विराम में नीचे एक डॉट रहेगा, तो यहाँ पर छोटी रुकावट, रश्मि, सूची, करिश्मा जैसे दो तीन को नाम आप मेंशन कर रहे हैं तो वहां पर अल्प विराम लगाते हैं। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप शायद अभी आ रहे हैं। विस्मयादि बोधक की बात आती है जिसमें भाव प्रकट रहते हैं तो उस तरह का चिन्ह रहता है। छी छी यह क्या किया, तो ऐसा आपको लिखा हुआ मिल जाए। निर्देशक की बात करते हैं तो वहां पर आड़ा लंबा डंडा रहता है। दो लड़कियां हैं, रश्मि और सूची, तो इस तरह से लिखा हुआ। आपको एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है। इनके योजक की बात आती है तो छोटा डंडा रहता है, माता पिता रणभूमि के बीच में से। संक्षेप सूचक में यहाँ पर संक्षिप्त रूप में जैसे ओ की तरह, जीरो की तरह रहता है छोटा ओ, तो डॉक्टर, डॉक्टर के लिए, दिनांक के लिए, शॉर्टकट के लिए यूज करते हैं संक्षेप सूचक में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में प्राथमिक स्तर की अशुद्धियों को लेकर के हम बात करते हैं। जो अशुद्धियों को लेकर के बात थी स्टार्टिंग में, तो वो अशुद्धियाँ किस प्रकार की हैं। अशुद्धि का प्रकार, जैसे आवर्ती की, आवर्ती से संबंधित। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, कृपया 2 रुपये देने की कृपा करें। अब इसका शुद्ध क्या है, या तो कृपया या कृपा का प्रयोग करना है, दोनों अलग अलग नहीं करना है, दोनों जगह पर एक ही करने हैं। लिंग और वचन अशुद्धि की बात आती है तो सीता दही को पसंद करते हैं, पिताजी आ रहे हैं। अब सीता दही पसंद करती है और पिताजी आ रहे हैं, सम्मान सूचक शब्द किसके लिए आएगा, पिताजी के लिए आएगा। अनुपयुक्त शब्द की बात आती है तो दुकान बंद करके गया, तो दुकान बढ़ा करके गया, ऐसा आना चाहिए। विराम चिन्ह अशुद्धि में मोहन, सोहन और गीता, मोहन, सोहन और सीता आगे, मोहन, सोहन और सीता आगे, इस प्रकार से।
जो अल्प विराम है वो आना चाहिए, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, अशुद्धियों को पहचानना भी आप सीख लेंगे। इस प्रकार से अपना ये 7वाँ यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। बाकी आपके पास में टाइम रहता है, देन आप और डिटेल में जा सकते हैं, सीरीज़ की मदद ले सकते हैं, आपकी जो डीएलएड की ऑफ़िशियल बुक्स आती हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। बट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात करूँ, तो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट कंटेंट हमने कवर कर लिया है। जो इम्पोर्टेंट कंटेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट था, वो सभी 7 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। इतना अगर आप याद कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आपका काम अच्छे से हो जाने वाला है, कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी आपका कोई सवाल रहे, कोई सुझाव रहे तो कमेंट्स में बताएँ। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी और यहाँ पर अपना हिंदी वाला जो 5वाँ पेपर है, ये कंप्लीट होता है। इसके सारे चैप्टर्स को एक साथ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर विज़िट करें, जहाँ से आप सभी जो चैप्टर्स हैं, इनको एक साथ देख कर के अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कम समय में कर पाएँगे। ये सारी बातें थी इस हिंदी वाले पेपर के लिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।